नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। साथियों, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हमने अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम था व्यक्ति विशेष सीरीज, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे भारत में हुए तमाम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, उनके कार्य के बारे में, उनके द्वारा बनाए गए ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और उनके फिलॉसफी के बारे में। तो आज के उस सीरीज में हमारे गेस्ट हैं महात्मा गांधी। तो हम लोग आज महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे। कौन कौन बातें करेंगे, क्या क्या बातें करेंगे, वो एक बार आप ब्रीफ में देख लीजिए। सबसे पहले उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे, फिर यह बात करेंगे कि उन्होंने अपना एजुकेशन कहाँ से लिया और किस तरीके से वो पढ़ाई करे, किस तरीके से एक एवरेज स्टूडेंट से लेकर के एक अच्छे लॉयर बने और कैसे भारत को आज़ादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कांग्रेस से वह कब जुड़े और कांग्रेस के वह अध्यक्ष कब बने और उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी किताबें लिखी जिससे आपसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उनके ऊपर किनका प्रभाव था, कौन कौन फिलोसफर का, उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे और ब्रह्मचर्य के बारे में उनका क्या फिलॉसफी था। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे गांधी जी को आए दिन बहुत आलोचना भी की जाती है, तो अंबेडकर को लेकर उनके क्या कॉन्फ्लिक्ट थे, उनके बीच में किस चीज़ का मतभेद था, उसके बारे में बात करेंगे और उनकी हत्या क्यों हुई उनके बारे में, यानी कि तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, उनके आलोचना के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। आप हमेशा की तरह हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलेंगे और लिखने से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। आप यदि UGC नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आपका लास्ट का 3 यूनिट मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है, जिसमें कई सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें एक गांधी भी हैं। तो यहाँ से आपको उस सिलेबस में भी मदद मिलेगा। मॉडर्न इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आइए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक जीवन के बारे में, जैसा मैंने बताया, तो उसके बारे में हम लोग जन्म वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा, यदि आपने पढ़ाई किया होगा तो मालूम होगा कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, ठीक है, कब? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक ज़िले में होता है, पोरबंदर नामक जगह पे होता है। पहला सवाल कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ में? पोरबंदर में। स्टेट का क्या नाम है? तो गुजरात, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल कि उनके पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इसीलिए आप देखोगे कि गांधी जी का जो पूरा नाम है वह है मोहनदास करमचंद गांधी, और गुजरात में अपने पिता का नाम लास्ट में सरनेम के रूप में इस्तेमाल करना एक परंपरा माना जाता है। इसीलिए गांधी जी का जो ओरिजिनल नाम है वह मोहनदास है, लेकिन पूरा नाम की बात की जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि इनके भी जो बेटे होंगे, जैसे देवदास गांधी होंगे, हरिलाल गांधी होंगे, तो उनके टाइटल वो भी अडॉप्ट करते हैं। अब देखो कि इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। वो क्या थे? ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि वह पोरबंदर के दीवान थे, लेकिन दीवान क्या होता था? आपको जब देखोगे कि जब 1869 का वह फेज है जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स शासन कर रहे हैं, क्योंकि वह 1600 ईस्वी में ही हमारे यहाँ व्यापारी कंपनी के रूप में आए। उसके बाद 1757 और 1764 की 2 लड़ाइयाँ जीती। कौन कौन? प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद उन्होंने हमारे देश पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने कई सारे इंस्टीट्यूशन बनाए और उसके बाद सामाजिक नियंत्रण और आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, यानी कि पूर्ण रूपेण भारत को गुलाम बना दिया था। तो गांधी का जन्म जो हो रहा है वह गुलाम भारत में हो रहा है। कहाँ? 1869 में, पोरबंदर में। तो उस दौर में हमारे यहाँ छोटे छोटे राजाओं का सिस्टम चल रहा था। कई जगह पे क्षेत्रीय राजा थे, कई जगह पे क्षेत्रीय जमींदार थे, कई जगह पे ब्रिटिश साम्राज्य था, तो वहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट रखे जाते थे और ब्रिटिशर्स ही अपॉइंट करते थे किसी जमींदार को। तो उसी तरीके से गुजरात के प्रांत में, ठीक है, गुजरात प्रांत में काठियावाड़ एक छोटा सा, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं था, काठियावाड़ एक छोटा सा देसी रियासत था। उस देसी रियासत के दीवान थे। दीवान को प्रधानमंत्री भी बोला जाता था। तो आपसे मान लो यह सवाल आ जाए, दीवान शब्द नहीं इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री कर दे इस्तेमाल, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो करमचंद गांधी काठियावाड़ रियासत के दीवान थे, अर्थात प्रधानमंत्री थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद गांधी जी का जो जन्म होता है वह टिपिकल हिंदू फैमिली में होता है, सनातनी हिंदू फैमिली में होता है। आगे चलकर ये लोग वैष्णव धर्म को अडॉप्ट कर लेते हैं,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद एक सवाल आपके मन में आता होगा जिसका जवाब आपके पास अभी तक शायद नहीं मिला हो कि गांधी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसे हर एक वर्ड का जो होता है शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे हमारा नाम है अमृत, तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि अमृत का अर्थ है नहीं मरने वाला, जो मर नहीं सकता है। तो उसी तरीके से गांधी एक शब्द है, तो इसका पार्टिकुलर क्या मीनिंग है, लिटरल मीनिंग क्या है। इसका लिटरल मीनिंग जो होता है वह पंसारी होता है। ठीक है, और पंसारी एक गुजरात में कास्ट है, पंसारी एक गुजरात में कास्ट है। ठीक है, तो गांधी जी तो जो थे बेसिकली पंसारी जाति के थे। ठीक है, पंसारी जाति के थे। उसके बाद इनके पिता के बारे में हो गया बात। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनके माता जी के बारे में। इनके पिताजी ने 4 शादियां की थी। ठीक है, चूँकि यह प्रधानमंत्री थे और दीवान थे। ठीक है, तो इनके शुरुआत की जो 3 पत्नियां हैं वो गर्भ धारण करने के बाद बच्चा देने के समय ही उन तीनों की मृत्यु हो गई बारी बारी से। तो उसके बाद इन्होंने चौथी शादी की थी, किन्होंने, करमचंद गांधी ने। और चौथी पत्नी जिनका नाम था पुतली बाई, जो गांधी जी की माता श्री होती हैं। तो पुतली बाई से ही गांधी जी का जन्म होता है। तो मान लो कि सवाल यह आ जाए कि गांधी जी का या करमचंद गांधी की केवी पत्नी से गांधी जी का जन्म हुआ था, तो वह चौथी पत्नी थी और क्या नाम था, पुतली बाई नाम था। पुतली बाई बेसिकली वैश्य थी और यह करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी, जैसा मैंने बताया। उसके बाद देखो कि गांधी जी जब धीरे धीरे बड़ा होते हैं तो 13 साल की उम्र में ही, ठीक है, उस समय हमारे यहाँ बाल विवाह चरम स्तर पे है। ध्यान रखना, बाल विवाह से लेकर के सती सिस्टम के लिए तो 1829 में राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर कानून बनाया था, तो अबॉलिशन भी हो गया था। लेकिन बहुत सारे हमारे यहाँ सामाजिक बुराइयाँ, सोशल इविल्स अभी भी विद्यमान थी। तो उसी में क्या होता है कि गांधी जी का जब जन्म होता है तो उनकी शादी फिक्स कर दी जाती है और बाल विवाह के अंतर्गत उनकी शादी 13 साल की उम्र में, ध्यान रखना, गांधी जी की शादी 13 साल की उम्र में, यानी 69 में उनका जन्म हो रहा है। तो आप देख लो कि 13 साल की उम्र में, यानी कि 1883 ईस्वी में, ठीक है, 1883 ईस्वी में गांधी जी का शादी होता है। किसके साथ, कस्तूरबा बाई मक्कनजी। पूरा नाम इनका यही है, कस्तूरबा बाई मक्कनजी। आप लोग कस्तूरबा बाई के नाम से इनको जानते हो, कस्तूरबा गांधी के नाम से जानते हो। ठीक है, अब देखो कि कस्तूरबा बाई 1 साल बड़ी होती हैं। ठीक है, 1 साल बड़ी होती हैं, यह 14 साल की होती हैं और यह 13 साल के होते हैं गांधी जी। इन दोनों के बीच में शादी स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद इनके कई सारे बेटे होते हैं। एक पहले बेटी होती है लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके 4 बेटे होते हैं और चारों बेटे के नाम मैंने बताया है कौन कौन है। एक का नाम है हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी और रामदास गांधी और देवदास गांधी। और अभी गांधी जी के प्रपौत्र जिंदा हैं, जो अभी एनआरसी वगैरह प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसमें वो खुलकर सामने भी आए थे और उन्होंने विरोध किया था। तुषार गांधी को आप जानते होंगे शायद। ठीक है, तो वो उनके प्रपौत्र हैं। जैसे प्रपौत्र राजरत्न अंबेडकर हैं, अंबेडकर के प्रपौत्र उसी तरीके से। आगे आते हैं, यह तो गांधी जी के प्रारंभिक जीवन और उनके परिवार के बारे में बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि गांधी जी की शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, बचपन से लेकर के बैरिस्ट्री की पढ़ाई तक। तो जब आपको पता होगा कि गांधी जी के पिताजी दीवान थे, तो वो अल्फ्रेड हाई स्कूल, ठीक है, यह एक अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित हाई स्कूल था जहाँ अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ाई होता था। और वह लोकेटेड था कहाँ में, राजकोट में। ठीक है, राजकोट गुजरात का एक शहर है, तो वहीं में लोकेटेड था। और अल्फ्रेड हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन पास किया। उसके बाद कुछ दिन के लिए इन्होंने श्यामल दास कॉलेज, जो कि भावनगर में लोकेटेड है, कुछ दिनों के लिए इन्होंने वहाँ से पढ़ाई किया मैट्रिक के बाद। उसके बाद यह बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए 1888 में, ध्यान रखना 1888 में, अब मैं कॉन्टेम्प्ररी कुछ इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा कि 1888 का वो दौर है जब कांग्रेस की स्थापना के 3 साल हो चुके हैं। ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो रही है। 1888 में गांधी जी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, कॉलेज का नाम है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पे वो LLB की पढ़ाई के लिए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए, अपने यहाँ उसे लॉयर बोला जाता है, एडवोकेट बोला जाता है, और जो लंदन से लॉ करके आते हैं उन्हें बैरिस्टर बोला जाता है। ठीक है, तो 1888 ईस्वी में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में LLB के लिए, यानी लॉ की पढ़ाई के लिए वह दाखिला लेते हैं। उसके बाद वहाँ से पढ़ करके फिर वापस लौटते हैं इंडिया। उसके बाद फिर क्या होता है वो चीज़ें देखते हैं। उससे पहले यह देखो कि लंदन जब वो जा रहे होते हैं तो अपनी माँ से, यानी पुतली बाई से, वह 3 चीज़ों के लिए प्रॉमिस करते हैं। और वह 3 चीज़ें कौन कौन है, यह मान लो कि इस तरीके से सवाल पूछ दिया जाए तो वह एक बात करते हैं कि अब मांस का मैं सेवन कभी नहीं करूँगा। उसके बाद शराब का,
ठीक है, शराब का सेवन नहीं करूँगा, उसके बाद संकीर्ण विचारधारा को त्याग दूंगा, संकीर्ण विचारधारा यानी कंजर्वेटिव आइडिया को त्याग दूंगा, उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा अपने अंदर से। उसके बाद आते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, तो इनके शिक्षा के बारे में बात हुई। गांधी जी ने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया, मैट्रिक के बाद उन्होंने कुछ दिन इंटर की पढ़ाई की और उसके बाद लॉ की पढ़ाई किए। उनकी डिग्री मात्र इतना ही थी, इससे ज़्यादा डिग्री नहीं था उनके पास। आगे आते हैं उनके कार्य और अफ्रीका के बारे में बात करते हैं। जो जब पढ़ करके आए तो वो अपना काम की शुरुआत पहले बॉम्बे से करते हैं, लेकिन बॉम्बे में उनका काम नहीं जमता है, बॉम्बे हाई कोर्ट में। उसके बाद यहीं पे एक व्यापारी होते हैं और वो व्यापारी का नाम शायद, व्यापारी का नाम मैं भूल रहा हूँ, आप देख लेना एक बार, बहुत फेमस नाम है, ठीक है। तो व्यापारी के साथ उनका बॉन्ड बनता है, ठीक है, और वो बॉन्ड बनता है कब? 1893 में, ठीक है। 1888 में लंदन गए थे, 3 से 4 साल पढ़ाई करके इंडिया लौटे हैं और 1893 में एक बॉन्ड बनता है, 1 साल के लिए बॉन्ड बनता है। लेकिन वो आगे चल करके जब अफ्रीका जाते हैं तो अफ्रीका में तमाम तरह की समस्याएँ होती हैं और उन समस्याओं से लड़ने में उनका वहाँ जीवन का 22 ईयर्स वहीं बीत जाता है, ठीक है, 1893 से लेकर के 1915 तक। इसका मतलब यह नहीं कि बीच में वो लौट नहीं रहे थे इंडिया, बीच में लौटते थे कभी कुछ काम वगैरह के लिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वह 1915 में ही लौटे। हाँ, अस्थायी रूप से वह 1915 में लौटते हैं और भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण शुरू होता है। तो अब देखो यहाँ से कि 1893 में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनका, ठीक है, अफ्रीका में जाने के लिए, ठीक है, एक केस लड़ने के लिए, तो वहीं पे जब अफ्रीका में जा रहे होते हैं तो जोहान्सबर्ग में उनके साथ ट्रेन का एक एक्सीडेंट होता है। आपने बहुत फेमस इंसिडेंट के बारे में सुना होगा कि गांधी जी को रेल के डब्बे से निकालकर फेंक दिया गया था। हालांकि फेंका नहीं गया था, आपने गलत सुना है। वह दरअसल हुआ था क्या दोस्तों कि इनके पास उस समय ट्रेन में 3 तरह की बोगियां होती थी। अभी आप ट्रेन में जाते हो तो 4 तरह की बोगियां होती है, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC और जनरल। लेकिन उस समय दक्षिण अफ्रीका में जो ट्रेन चल रही है उसमें 3 बोगियां हैं, 1st और 2nd और 3rd। तो इनके पास टिकट जो होता है वो 1st AC का होता है, 1st बोगी का होता है, ठीक है, 1st श्रेणी का होता है, आप बोलते हो उसको श्रेणी हिंदी में। तो 1st श्रेणी का टिकट होता है, लेकिन जब उस बोगी में चढ़ते हैं तो अंग्रेज अधिकारी इनको उस बोगी से निकाल कर 3रे श्रेणी वाले डब्बे में भेज देते हैं। ऐसा नहीं कि निकाल कर उनको फेंक देते हैं, ऐसा किताबों में जो बताया गया है वह पूर्णतः सत्य नहीं है। उनको निकाल कर फेंका नहीं जाता है, बल्कि पहले श्रेणी वाले बोगी से निकाल करके उन्हें 3rd श्रेणी वाली बोगी में यानी 3रे डब्बे में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। बस इतना ही बात था। उसके बाद देखोगे कि 1906 में, ठीक है, गांधी जी जब अफ्रीका में रहेंगे तो 1894 में यानी 1 साल बाद 1893 में गए, 1894 में वह नेटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना करते हैं, ठीक है। नटाल इंडियन कांग्रेस का आपसे पूछा जाता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने। कहाँ में की थी, तो दक्षिण अफ्रीका में की थी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखो कि 1906 में वहाँ पर एक युद्ध होता है, क्योंकि उस समय का जो दक्षिण अफ्रीका है, उस समय का जो अफ्रीका है वह भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा है, वह भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा है। तो इसीलिए 1906 में लड़ाई होता है और उस युद्ध को बोलते हैं जुलू युद्ध, ठीक है, जुलू युद्ध। और जुलू युद्ध में यह भागीदारी देते हैं अंग्रेज़ों के साथ मिलकर भाग लेते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में जो चीज़ें, तमाम चीज़ें चल रही थी, रंग भेद की नीति, जो वहाँ पे लोग एक दूसरे से स्किन के कलर के आधार पे रंग भेद करते थे, जिसको अंग्रेजी में आप रेसिज्म कहते हो। जैसे अभी हाल ही में अफ्रीका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई, वो ब्लैक हैं और वाइट लोगों ने मिलकर के उनकी हत्या कर दी। रेसिज्म का एक तात्कालिक उदाहरण आपको मैंने दिया। तो इसी तरीके की प्रथा उस समय दक्षिण अफ्रीका में विद्यमान थी। तो उसको लेकर के गांधी जी को वहाँ लड़ाई करने में, उससे लड़ने में बहुत टाइम लग गया और लगभग अपने जीवन के 22 साल, ठीक है, 22 साल लगातार उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताए। ध्यान रखना, ठीक है। 1915 में जब लौट रहे हैं और 1893 में गए तो 15 साल इधर, 7 साल इधर, यानी कि 22 साल वह दक्षिण अफ्रीका में रहे। उसके बाद जुलू युद्ध में मान लो यह सवाल पूछ दिया जाए कि जुलू युद्ध कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में। और 1906 ईस्वी में इंडियन हिस्ट्री में क्या हो रहा था कि इस समय बांग्लादेश, आज के बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ठीक है, उस समय के पश्चिम बंगाल में ही बांग्लादेश सम्मिलित था। यानी उस समय ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। उसके बाद आते हैं नेटाल इंडियन कांग्रेस, मैंने बता दिया। 1906 में उन्होंने एक वहीं से एक किताब लिखते हैं, पत्रिका जारी करते हैं, जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन,
ठीक है, इंडियन ओपिनियन, वहाँ पे जो भी इंडियन लोग रह रहे थे उनके विचारधारा को, उनके विचार को, उनके समस्याओं को अपनी किताब के माध्यम से, अपनी पत्रिका के माध्यम से पब्लिश करवा रहे थे, लोगों तक, ब्रिटिशर्स तक उनकी समस्याओं को पहुँचाने का काम कर रहे थे। आगे आते हैं। अब हम लोग, आप देख रहे हो कि यहाँ से हम लोग गांधी जी के कार्य के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अफ्रीका में थे, अब तक गांधी जी अफ्रीका में थे, अब गांधी जी वापस लौटेंगे कहाँ, इंडिया लौटेंगे। कब लौटेंगे, तो 9 या 10 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को, या शायद यह 10 जनवरी होना चाहिए मेरे ख्याल से, एक बार आप देख लेना। तो 9 या 10 जनवरी 1915 को वह घर वापसी, मतलब घर वापसी मैंने लिखा है, घर वापसी का अर्थ यहाँ पर है वह भारत लौटते हैं। और जब वो भारत लौटते हैं तो उस समय भारत में सबसे लोकप्रिय नेता हैं उस दौर में, उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ही उनको यहाँ लॉन्च करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले बॉम्बे प्रांत के लीडर थे। आपको पता होगा, मैंने जब एजुकेशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि 1906 ईस्वी में बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे उन्होंने अपने क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोगों के लिए, तमाम वंचित, गरीब, आदिवासी, दलितों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन की व्यवस्था की थी कि अब उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जाएगा और वह मैंडेटरी होगा। तो इसी को लेकर के गोखले ने बॉम्बे काउंसिल में अंग्रेजों के खिलाफ प्रस्ताव रखा था। तब जाकर के शिक्षा पर एक सरकारी प्रस्ताव आया था 23 फरवरी 1913 को। ठीक है, तो वही गोखले जो उस दौर के लोकप्रिय नेता हैं वही गांधी जी को इनवाइट करते हैं इंडिया में, गांधी जी को लॉन्च करते हैं एक तरीके से, ऐसे जैसे बॉलीवुड में लॉन्च होता है ना हीरो लोग, उसी तरीके से गांधी जी को लॉन्च कर रहे हैं। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। इसलिए देखोगे कि गांधी जी आगे जब इंडियन पॉलिटिक्स में आएंगे तो वह बोलते हैं कि हमारे पॉलिटिकल गुरु यानी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, यह बात याद रखना। यह सवाल कई बार पूछा गया है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, नेट से लेकर के एसएससी, ग्रुप डी, कोई भी एग्ज़ाम हो, आईएएस से लेकर के किसी भी एग्जामिनेशन में यह सवाल पूछा जाता है। आगे आते हैं, पहला सवाल अब यहीं से आएगा कि इसी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी जब लौटे हैं आज के डेट में, आज के भारत में इसे प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आगे आते हैं, राजनीतिक गुरु गोखले थे और आध्यात्मिक गुरु। आपको पता होगा कि गांधी जी आगे चल करके 36 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लेते हैं, और जब ब्रह्मचर्य ग्रहण करते हैं तो वो आध्यात्म से उनका काफ़ी लगाव होता है, इसी वजह से ब्रह्मचर्य ग्रहण करते हैं। तो आध्यात्म के प्रति झुकाव उनका गया लियो टॉल्स्टॉय की वजह से, जिनकी एक किताब थी जो बहुत ही फेमस हुई है। किताब का नाम याद रखना, वॉर एंड पीस। ठीक है, वॉर एंड पीस, हिंदी में बोलेंगे युद्ध एवं शांति। तो लियो टॉल्स्टॉय से यह बहुत प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय रूस के रहने वाले थे। कहाँ के, रूस के रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद इनके ऊपर और प्रभाव था, जॉन रस्किन का था। ठीक है, ऐसे 3-4 लोगों का इनके जीवन के ऊपर प्रभाव था। अब देखो कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट गए 1915 में, तो वह अपने रहने के लिए सबसे पहले एक अस्थायी आश्रम की स्थापना करेंगे, और उस आश्रम का नाम है साबरमती आश्रम। आपको पता होगा कि हाल ही में हमने नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम आयोजित किया था। तो जब डोनाल्ड ट्रंप चल करके आए थे तो वह पहली बार कहाँ गए थे, साबरमती आश्रम में। तो उसी साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी 1916 में करते हैं। ठीक है, 1916 में। आपसे सवाल पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए, जब आप नेट का एग्जाम दोगे तो इतना इजी सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है गांधी जी कब लौटे, साबरमती कब बना, असहयोग आंदोलन कब हुआ, इस तरीके से। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इतिहास में 2 चीज़ों का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, पहला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का, दूसरा फैक्ट्स का। ठीक है, तो दोनों चीज़ों पर आप फोकस रखिएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना जब 1916 में हो गई, उसी समय 1917 में इनको कॉल आया। ठीक है, कॉल आया, उस समय मोबाइल नहीं है, उस समय फ़ोन नहीं है, लेकिन उस समय इनके पास तार आया, कहाँ से, पश्चिम चंपारण, जो कि बिहार का एक ज़िला है। ठीक है, तो बिहार के एक ज़िले पश्चिमी चंपारण से कॉल आया, किनका, पंडित राजकुमार शुक्ल का। ठीक है, पंडित राजकुमार शुक्ल का। किस लिए कॉल आया था, कॉल इसलिए आया था क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज़ों ने तिनकठिया प्रणाली के तहत वहाँ के आम लोगों से, कृषकों से, मजदूरों से ज़बरदस्ती नील का उत्पादन करवा रहे थे। ठीक है, तो इसी को नील विद्रोह भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को नील विद्रोह भी बोला जाता है, ध्यान रखना। तो नील विद्रोह को लेकर के, ठीक है, नील विद्रोह जो किसान कर रहे थे उन्हीं के समर्थन में आंदोलन करने के लिए, सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी को इनवाइट करते हैं। कौन, पंडित राजकुमार शुक्ल। ठीक है, तब गांधी जी साबरमती से डायरेक्ट कहाँ जाते हैं,
बिहार के पश्चिमी चंपारण जाते हैं और उसी का नाम दिया गया है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो मान लो डिटेल में कुछ लिखना हो तो आप कहोगे कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, क्योंकि चंपारण में उस समय 3 कठिया प्रणाली थी। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली का अर्थ क्या होता है कि 3 कट्ठा में, ठीक है, अभी 20 कट्ठा का 20 या 40 कट्ठा का 1 बीघा बोला जाता है, तो मिनिमम यानी कि 20/3 यानी 3/20 यदि कर देते हैं तो 3 कट्ठा में मिनिमम नील उपजाना मैंडेटरी था। ऐसा किसका कहना था? ऐसा अंग्रेजों का कहना था। ठीक है, तो इसी वजह को लेकर के, इसी प्रणाली को खत्म करने के लिए गांधी जी को इनवाइट किया गया था। तो यह सवाल कई बार पूछा गया है कि गांधी जी किनके बुलाने पर चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे या चंपारण गए थे? तो पंडित राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर चंपारण गए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब वहाँ जाएंगे तो 3 कठिया प्रणाली की समाप्ति होगी और गांधी जी के जीवन में पहली बार यहाँ पर जीत होगी। ठीक है, गांधी जी पहली बार भारत में कोई लड़ाई जीतते हैं और इसके बाद गांधी जी बहुत फेमस हो जाते हैं। आप देखोगे यहीं से गांधी जी की प्रसिद्धि की शुरुआत होगी। अब आते हैं कि जैसे ही यहाँ पे जीतते हैं उसके बाद अहमदाबाद में अगले साल वहाँ पे जो मिल मजदूर थे, मिल में काम करने वाले मजदूर, वो सारे लोग आंदोलन कर देते हैं। तो वह फिर गांधी जी को इनवाइट करते हैं अपने आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए, समर्थन देने के लिए। तब अगले साल गांधी जी फिर यानी चंपारण से सीधा कहाँ जाएंगे? वापस अपने घर अहमदाबाद, और अहमदाबाद में मिल मजदूर लोगों का, ठीक है, मिल मजदूर आंदोलन में शामिल लोगों का, शामिल मजदूरों का, शामिल किसानों का, उनका साथ देंगे। तो सवाल आएगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो वह 1918 में हुआ था। उसके ठीक बाद गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है खेड़ा। तो खेड़ा में भी एक आंदोलन होता है और उस आंदोलन को भी गांधी जी नेतृत्व प्रदान करते हैं और खेड़ा सत्याग्रह के नाम से उसे जाना जाता है। तो खेड़ा सत्याग्रह में जब यह जीत जाते हैं तब यहीं पर इनको उपाधि दिया जाता है, लोगों के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा, इनके चाहने वाले लोगों के द्वारा इन्हें उपाधि दी जाती है, जिसको आज आप जानते हैं बापू के नाम से। आप गांधी को बापू भी कहते हैं। तो यह बापू की जो उपाधि दी गई थी वह खेड़ा सत्याग्रह के पश्चात दी गई थी। तो आपसे सवाल यदि पूछ दिया जाए कि बापू की उपाधि गांधी को कब दी गई, तो 1918 में। किसके पश्चात? तो खेड़ा सत्याग्रह के पश्चात। ठीक है, आगे आते हैं और अगला हमारा सवाल है 1918 तक हम लोग बात किए थे। अब आते हैं 1920 से लेकर के 1922। ठीक है, इसके बीच में एक सवाल यह आपसे आता है कि इसी समय यानी 1918 के ठीक बाद एक आंदोलन हो रहा है अपने यहाँ, और वह आंदोलन का नाम है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने साथ दिया था भारतीय मुसलमानों का। क्यों हुआ था? क्योंकि तुर्की से ही इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा वहीं रहता था। तो खलीफा पद की समाप्ति कर दी गई थी। ठीक है, खलीफा पद की समाप्ति कर दी गई थी क्योंकि उस समय तुर्की भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। तो भारत के मुसलमान और पूरे दुनिया के मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हो गए थे, इसीलिए भारतीय मुसलमानों का भी साथ दिया था किन्होंने? गांधी जी ने। आगे आते हैं 1920 से लेकर के 22 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन इन्होंने किया पहली बार। इन्होंने कहा कि अब हम लोग अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में। ठीक है, तो 1920 से 22 तक इन्होंने असहयोग आंदोलन किया और इसी आंदोलन के पश्चात इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है, राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। अब आप देखोगे कि 1922 तक जब यह आंदोलन चला रहे हैं तो 5 फरवरी 1922 को, यह घटना याद रखना, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह पर कांग्रेस के ही लोगों द्वारा एक थाने को आग लगा दी गई, जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी जलकर खाक हो गए और पूरे थाने को जला दिया गया। तो इस घटना से उदास होकर गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। और इस वापस आंदोलन जब लेते हैं तो उस दौर के जो मार्क्सवादी हिस्टोरियन हैं जिनका नाम है रजनी पाम दत्त, जो आगे चल करके 1948-49 में पहली बार एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है इंडिया टुडे, जो आपके हिस्टोग्राफी वाले चैप्टर में अक्सर उससे पूछा जाता है सवाल। तो ध्यान रखना, वह गांधी जी की इस समय बहुत ही तीखी आलोचना करते हैं। और इसी के बाद क्या होगा कि 5 फरवरी 1922 के बाद जब
चौरी चौरा हत्याकांड होगा, घटना घटेगा। उसके बाद गांधी जी आंदोलन वापस लेंगे और उसके ठीक बाद 1 महीने बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दायर किया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। राजद्रोह का मुकदमा दायर किया जाएगा। राजद्रोह का अर्थ यहाँ पर देशद्रोह से ही आप उसे एक ही समझें। और ये इस मुकदमा में इनको 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है और गांधी जी को जेल में जब बंद कर दिया जाता है उसके बाद गांधी जी की तबीयत खराब होने लगती है। गांधी जी को बीमारी रहता है आंत का, इंटेस्टाइन का। तो 2 साल के अंदर उनको 2 साल ही जेल में रहते हैं। 2 साल के अंदर उनको रिहा कर दिया जाता है। 1924 में उनको रिहा कर दिया जाता है, ठीक है। और 1924 में रिहा किया जाता है किस लिए? उनके आंत का ऑपरेशन होना रहता है, इसलिए उनको रिहा कर दिया जाता है। बाकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है। उसके बाद देखोगे कि 1924 की घटना गांधी जी के इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्या? क्योंकि 1924 एक वैसा पीरियड है, एक वैसा साल है जब गांधी जी पहली एवं अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। यह सवाल न जाने कितनी बार हर एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी जी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 में बने थे। और 1924 में जो सम्मेलन हुआ था, जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था उस समय। तो 1924 का अधिवेशन साउथ इंडिया के आज के कर्नाटक राज्य के बेलगांव नामक जगह पे हुआ था। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था? तो बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव कहाँ में है? तो कर्नाटक में है। कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में हुआ था। उससे पहले ठीक कुछ दिन पहले गांधी जी जेल में थे। निकलने के बाद डायरेक्ट कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं कि कुछ दिनों के लिए काफ़ी शांत हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद माहौल शांत हो जाता है और उसके बाद 1930 का दौर आता है, ठीक है। 1930-32 का वह दौर है जब यह एक नए आंदोलन के साथ वापस कमबैक करते हैं। जैसे मूवी में कमबैक होता है वैसे गांधी जी का कमबैक हो रहा है, ठीक है। और गांधी जी तो 1915 से जब आए हैं तो हीरो ही बन गए हैं, ठीक है। तो हीरो बन गए। अब 1930 से 32 में एक नए फिल्म के साथ कमबैक कर रहे हैं और उस फिल्म का नाम है, उस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको अंग्रेजी में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हो। एक चीज़ याद रखना कि जब यह आंदोलन हो रहा है तो इस समय भारत के वायसराय हैं, उनका नाम है लॉर्ड इरविन, ठीक है। और यह 30 से 32 जो है 1930 से लेकर के 31 तक 32 तक आंदोलन चलता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यह जो दौर है 1930 से 32 वह भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी दौर में गोलमेज कॉन्फ्रेंस होगा, इसी दौर में भगत सिंह को फांसी की सज़ा भी सुनाई जाएगी। कब? 23 मार्च 1931 को ध्यान रखना। और उस समय भी कौन है? इरविन है। और 1931 में ही गांधी और इरविन के बीच में समझौता है जो होता है, जिसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। अब देखो कि 1930 से 30 में जब इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, इरविन से पहले कुछ मांगे रखी थी लेकिन इरविन ने वह मांगे नहीं मानी। तो इसके खिलाफ में इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया और इसमें इन्होंने कहा कि हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं। सविनय का अर्थ यही है कि हाथ जोड़ करके आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपसे विनती करते हैं, ठीक है, कि हमारी मांगों को माना जाए, ठीक है, आपके फिर आज्ञा का हम लोग पालन करेंगे। तो यह चीज़ देखो कि आपसे सवाल आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 से लेकर के 32 के बीच में हुआ था। अब इन्हीं सब वजहों को लेकर के सुधार करने की बात होगी। तब जो है ब्रिटेन की सरकार गांधी जी को यानी कि कांग्रेस को, इस समय यह याद रखना कि इस पीरियड को भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। कब से? 1915 से लेकर के 1947 तक का फेज है, उसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। सोच लो गांधी जी का कितना प्रभाव होगा। अब देखेंगे कि 1930 में ही इनको इनवाइट किया जाता है। इनको का मतलब इस समय गांधी का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब गांधी है, इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अब देखो कि 1930 में भारतीय चीज़ों में सुधार लाने के लिए, ठीक है, भारत के लोगों में सुधार लाने के लिए, चुनाव वगैरह चीज़ों पे बात करने के लिए बुलाया जाता है। कांग्रेस को इनवाइट करती है ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन की मंत्रिमंडल। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग के लोगों को भी इनवाइट करती है। उसके साथ साथ दलितों को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस दौर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको भी इनवाइट किया जाता है। तो यह 3-4 लोगों को यहाँ से मंत्रिमंडल जाते हैं, इन्वाइट किया जाता है। लेकिन गांधी जी 1930 वाले, यानी देखना गोलमेज कॉन्फ्रेंस 3 हुआ है, 1930, 1931, 1932, ध्यान रखना। गोलमेज कॉन्फ्रेंस कितना हुआ है? 3 हुआ है, 1930, 1931 और 1932, ठीक है।
अब देखो कि 1930 में तो गांधी जी आंदोलन छेड़े हुए हैं, यानी कांग्रेस इसमें भाग लिया है, तो कांग्रेस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं ली गुस्से में। उसके बाद एक बार फिर से इरविन ने कहा कि भाग ले लो और जाओ, वहाँ पे जो भी मांगे हैं आप रख सकते हो ब्रिटेन की सरकार के सामने। उसके बाद 1931 में, ठीक है, 1931 में गांधी जी यानी कि कांग्रेस भाग लेती है। यहीं पर आपसे सवाल पूछा जाता है कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस का कौन सा ईयर है या कौन सा गोलमेज कॉन्फ्रेंस था जिसमें गांधी जी ने, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। तो वह द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस था और कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। पहला कब हुआ था? 1930 में। 1930 में किसने भाग लिया था? अंबेडकर ने भाग लिया था, मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, भारत के तमाम लोगों ने भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, गांधी ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने कब भाग लिया? केवल द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 1931 में। उसके बाद तीसरा गोलमेज कॉन्फ्रेंस होता है 1932 में। 1932 में भी गांधी जी को बुलाया जाता है, लेकिन गांधी जी नहीं जाते हैं। ठीक है, गांधी जी नहीं जाते हैं, यानी कांग्रेस नहीं जाती है। अब देखोगे कि यहाँ से एक नया सवाल उत्पन्न होता है कि भारत का कौन ऐसा व्यक्ति था, कौन ऐसा नेता था जो तीनों के तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तीनों के तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। तो उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपसे फ्रीडम फाइटर में 3-4 लोग ऐसे हैं जिनसे सवाल पूछा जाता है। गांधी हैं, अंबेडकर हैं, नेहरू हैं, टैगोर हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। यह कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं अब हम लोग कि जब गांधी जी लौटते हैं 1931 में, ठीक है, तो वहाँ पे जो बातें होती है वह अछूतों को अधिकार देने की बातें होती है, जो कि मैं आलोचना वाले मैटर में यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, कि वहाँ पे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में क्या बातें हुई थी वह मैं अंतिम में बताऊँगा। अब यहाँ पे यह ध्यान रखो कि उसके बाद 1932 में जब वो लौटते हैं, ठीक है, तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अछूतों को अधिकार देने की बात होती है और अछूतों को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस समय डॉक्टर अंबेडकर। तो अछूतों के अधिकार देने की बात होती है तो गांधी जी उसकी मनाही करते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि इससे हिंदू समाज टूट जाएगा। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती है और दलितों के बारे में उस समय के जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, मैकडोनाल्ड, उन्होंने कहा, हाँ मैकडोनाल्ड ही थे, तो मैकडोनाल्ड ने कहा, मैकडोनाल्ड थे या कौन थे एक बार देख लेना, मेरे ख्याल से मैकडोनाल्ड को ही होना चाहिए। तो उन्होंने दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था और उसी का गांधी जी विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इससे भारत का हिंदू समाज टूट जाएगा, इसलिए इन्होंने यहाँ तक कहा था कि भारत के दलित यदि ईसाई कबूल कर लेते हैं तो वह ठीक है, वह चीज़ें हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इस तरीके की अधिकार दी जाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस वजह करके वह धमकी दे करके कहाँ से? लंदन से लौटे। ठीक है, कहाँ लौटे? इंडिया लौटे। अब लंदन से जब इंडिया लौटते हैं तो पुणे लौटते हैं। पुणे जो उस समय का एयरपोर्ट है, आज का बॉम्बे एयरपोर्ट। तो जब वहाँ लौटते हैं उसके उतरते के साथ उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही वो प्लेन से उतरते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद उनको सीधा जेल में भेजा जाता है। कहाँ? पुणे के यरबदा जेल में। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे एकदम सिलसिलेवार समझो इसको। अब गांधी जी जेल में चले गए गोलमेज कॉन्फ्रेंस से लौटने के बाद उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से फिर अंबेडकर लौटेंगे। तो अंबेडकर जब लौटे और गांधी जी विरोध कर रहे थे तो गांधी जी ने 6 दिनों तक अपने जेल में यानी यरबदा जेल में उन्होंने आमरण अनशन किया। आमरण अनशन का यह अर्थ है कि जब तक उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाए तब तक वो खाना पीना नहीं खाएंगे, बल्कि उनकी मौत क्यों न हो जाए। तो उसको लेकर के उन्होंने क्या किया कि आमरण अनशन स्टार्ट किया और 6 दिनों तक लगातार किया। उसके बाद भारत के लोगों का प्रेशर पड़ा अम्बेडकर के ऊपर, तब अम्बेडकर को झुकना पड़ा गांधी के सामने और गांधी और अम्बेडकर के बीच भारत के पुणे के जेल में, यरबदा जेल में, उन दोनों के बीच में एक पैक्ट होता है, एक संधि होता है और उसी संधि को आप पूना पैक्ट के नाम से जानते हो। 24 सितंबर 1932 को, ठीक है, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। तो यह ध्यान रखना, इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। उसके बाद आगे आते हैं उसके बाद उन्होंने 1942 में, उसके बाद फिर कुछ दिन के लिए गांधी जी का जो मेन रोल है वह यहाँ से हटेगा और इस बीच में आएंगे सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग आएंगे चल करके। ठीक है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, जो लास्ट में हम लोग आलोचना वाले बात करेंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया इन्होंने और उस समय करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे गांधी जी कंप्लीट रूप से अहिंसा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डू एंड डाई जो कि स्टेटमेंट ही पूर्ण तरीके से हिंसात्मक लगता है और उन्होंने हिंसा की बातें की, कही कि आप अब जो भी करना है करो, नहीं तो फिर मर जाओ, ऐसा
करने से कोई फ़ायदा नहीं है, चुप रहने से। तो इन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि अब आप लोग भारत छोड़ दो, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। और इसके ठीक बाद यानी कि 3 दिन के अंदर 9 अगस्त 1942 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और भारत के जितने भी महत्वपूर्ण नेता होते हैं उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। नेहरू को भी डाला जाता है और गांधी को भी डाला जाता है। ठीक है, इन सारे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे बात करते हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1948 ईस्वी में। अब मृत्यु क्यों होती है उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लो। 30 जनवरी 1948 को कब होती है? 30 जनवरी, या जनवरी लिखा हुआ है, जून मत समझिएगा इसको। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में, आज के नई दिल्ली, उस समय के दिल्ली, बिड़ला भवन में, ठीक है, रात में इनकी मृत्यु होती है। रात में गोली मार दी जाती है, किनके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। और नाथूराम गोडसे उस समय के कट्टर हिंदूवादी संगठन हिंदू महासभा के से जुड़े हुए होते हैं और आरएसएस से भी जुड़े हुए होते हैं, लेकिन हिंदू महासभा से उनका लिंक मिलता है। आगे आते हैं कि जब यह इनकी हत्या कर दी जाती है उसके बाद नाथूराम गोडसे पर मुकदमा चलाया जाता है और 15 नवंबर 1949 ईस्वी को, मैंने यहाँ डेट लिखा है, आपको नहीं दिख रहा है तो आप लिख लो, 15 नवंबर 1949 ईस्वी को गांधी जी के हत्या के लिए नाथूराम गोडसे को आज़ाद भारत में पहली बार फांसी दी जाती है। उसके बाद आते हैं, अब यह बात हो गई गांधी जी के क्रियाकलाप के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं उनके विचारों के बारे में, वह क्या चाहते थे, तो वह किन किन चीज़ों में भरोसा करते थे। पहला, गांधी जी सत्य एवं अहिंसा में भरोसा करते थे। सत्य में यानी कि सच बोलो, ठीक है, सत्य बोलो। उसके बाद अहिंसा में बात करते थे कि नहीं, हम हिंसात्मक चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे, अहिंसा में बिलीव करते थे। उसके बाद वह जो भोजन करते थे वह शाकाहारी होता था। गांधी जी के बारे में यह एक बात है जो आप शायद नहीं जानते होंगे। गांधी जी बकरी का दूध पीते थे, गोट मिल्क पीते थे, गाय का दूध या नहीं पीते थे, ध्यान रखिएगा। ऐसे ये सब सवाल पूछे नहीं जाते, जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। शाकाहारी थे। उसके बाद यह सादगी भरा जीवन जीना पसंद करते थे। आप देखोगे कि खादी सत्याग्रह की जब बात होती है तो वह गांधी जो हैट पहनने के शौकीन थे, अपने सारे के सारे वेस्टर्न कोट त्याग देते हैं, उसके बाद सीधे एक कपड़ों में आ जाते हैं। इसलिए आप देखोगे कि उस समय में गांधी जी को चर्चिल के द्वारा नंगा फ़कीर भी कहा जाता है। ठीक है, गांधी को चर्चिल द्वारा नंगा फ़कीर भी कहा जाता है। आगे आते हैं, यह सवाल पूछा गया है कि किसने गांधी को नंगा फ़कीर कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था। आगे आते हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लिया था। कब? जब वह 36 साल की उम्र में गए थे। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लिया था। ध्यान रखना, मान लो इस तरीके के सवाल तो पूछे नहीं जाते, यदि पूछ दिए जाएँ तो आप ध्यान रखना, 36 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लिया था। उसके बाद चरखा, ठीक है, यह चरखा को प्रमोट कर रहे थे। इनका मानना था कि आप अपने दैनिक श्रम से, अपने मेहनत से चरखा बुने और उसी से कमाएं, उसी से बुने हुए कपड़े को पहने। खादी को इन्होंने प्रमोट किया। यह हिंदुत्व के समर्थक है। हिंदुत्व कहने का मतलब है गांधी जी धार्मिक आदमी थे, अधार्मिक नहीं थे, नास्तिक नहीं थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद किताबों के बारे में बात करते हैं। किताबों के बारे में क्या बात करेंगे हम लोग। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जो सत्य का प्रयोग, यह आत्मकथा है जो कि 1928 ईस्वी में पब्लिश हुई थी। ध्यान रखना, गांधी जी की आत्मकथा 1928 ईस्वी में ही पब्लिश हो गई थी और गांधी जी ने अपने 1920 तक के जीवन का, कब तक का? 1920 तक के जीवन का वर्णन किया है। तो बाकी के बचे हुए गांधी के जो लाइफ हैं 1920 के बाद, यानी कि बाकी के जो 28 साल का लाइफ है वह गांधी जी के आत्मकथा में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए गांधी जी के बाकी रेस्ट वाले 28 ईयर्स हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो आपको गांधी जी के द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़िए। और गांधी जी के संपूर्ण एक वाङ्मय आता है जिसका नाम है संपूर्ण गांधी वाङ्मय, जो कि लगभग 100 वॉल्यूम में आता है। गांधी जी ने अपने जीवन में कौन कौन कार्य किए थे उन सारे चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या भाषण दिए थे, यह सब इसमें मिल जाएगा। तो बाकी के रेस्ट ऑफ 28 ईयर्स के बारे में जानना है तो उनके संपूर्ण गांधी वाङ्मय को पढ़िए। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए। यह फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। आप गूगल में जा करके महात्मा गांधी हेरिटेज पोर्टल पे जाओगे तो वहाँ पे चीज़ें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में मिल जाएगी। आप PDF में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।
आगे आते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी 1909 ईस्वी में, ठीक है। 1906 में क्या लिखी थी, इंडियन ओपिनियंस, अफ्रीका में ही है। 1909 में किताब लिख रहे हैं हिंद स्वराज, और इस समय भी यह अफ्रीका में ही है, क्योंकि 1915 में इंडिया आ रहा है, 9 जनवरी 1915 को। आगे आते हैं और उसके बाद बात करते हैं, एक किताब और लिखी थी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका में जो इन्होंने सत्याग्रह किया था रंग भेद के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, उसी के टाइटल से इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। किताब का नाम आप याद रखना, सवाल आपसे ऐसे पूछे जाएंगे कि निम्न में से कौन से किताब ऐसा है या कौन सा किताब ऐसा है जिसके लेखक या जिसको गांधी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। उसके बाद इन्होंने किताब लिखी है नवजीवन नाम की एक पत्रिका लिखी थी, और नवजीवन पत्रिका जो है वह गुजराती भाषा में, ठीक है, गुजराती भाषा में यह पत्रिका छपती थी, गुजराती भाषा में गांधी जी लिखते थे। उसके बाद उन्होंने एक और किताब लिखा था मेरे सपनों का भारत। उसके बाद हरिजन नाम की पत्रिका जो कि 30 से 33 के बीच में, 31-32 के बीच में यह पत्रिका लॉन्च करते हैं, और इसी समय एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं जिसका नाम है हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की जाती है। उसके बाद आप अगले पे आओगे तो अगला जो किताब है उसका नाम है ग्राम स्वराज, ठीक है। ग्राम स्वराज नाम की किताबें भी इन्होंने लिखी थी। उसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ, उसके बाद हम लोग आते हैं संपूर्ण गांधी बाग में मैंने बता दिया। उसके बाद आते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट जोन तैयार हुआ है जिसको लेकर के गांधी जी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और वह ऐसे गांधी जी को बदनाम करने के लिए वह किताब नहीं लिखा गया। यदि आपने वह किताब नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़ना चाहिए। गांधी जी पे एक व्यक्ति जो हैं जो कि पुलित्जर पुरस्कार से यह विजेता हैं, ठीक है। इनका नाम है जोसेफ लेली वेल्ड। जोसेफ लेली वेल्ड ने एक किताब लिखी है जो 2011 में पब्लिश हुई है। इस किताब का नाम है ग्रेट सोल गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया। ग्रेट सोल गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया, यह किताब का नाम है। इस किताब में उन्होंने गांधी जी के एक साथी रहते हैं, एक दोस्त रहते हैं जिसका नाम है हरमन केलेनबाख। हरमन केलेनबाख, और यह दोस्त है गांधी जी के साउथ अफ्रीका में। अफ्रीका जब गांधी जी 22 साल रह रहे हैं तो उस समय उनके दोस्त हैं, सबसे प्रिय मित्र हैं जिनका नाम है हरमन केलेनबाख, तो उसी के साथ वो रहते हैं। तो बताया इन्होंने किताब में कि गांधी और हरमन केलेनबाख के बीच समलैंगिक प्रेम संबंध थे। इसको लेकर के बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी तैयार हुआ था। यदि आप किताब को नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको तो निश्चित तौर पे पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद प्रभाव मैंने बताया था टॉल्स्टॉय का, जॉन रस्किन का, गोखले का, इन तमाम लोगों का प्रभाव था। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी बहुत आलोचना के बारे में, ठीक है, कि आलोचना कैसे हुआ था, और आलोचना में गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट थे, वो थोड़ी सी बातें आपको जाननी ज़रूरी है। मेरे ख्याल से आप डिस्क्रिप्टिव लिखोगे या फिर नेट का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें सवाल डिस्क्रिप्टिव भी आते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसे आप जानिए। और यह गांधी और अंबेडकर का डिबेट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। आलोचना, हम लोग यहाँ पे क्रिटिक्स पढ़ रहे हैं गांधी जी के बारे में। पहला एक रजनी पामदत्त के बारे में बताया था। यह गांधी जी के जो अहिंसावादी सिद्धांत था इसके बहुत बड़ी विरोधी थे। इन्होंने खुल करके गांधी जी का विरोध किया था, किसान विरोधी तक गांधी जी को बताया था इन्होंने, रजनी पामदत्त ने। यह मार्क्सवादी हिस्टोरियन है। 1940 के और 44 के बीच में इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है इंडिया टुडे। डेट एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वह इंडिया टुडे बहुत फेमस किताब है, उससे अक्सर सवाल पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं कि दूसरे जो कि सबसे महत्वपूर्ण कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कॉन्फ्लिक्ट है वह है गोलमेज कॉन्फ्रेंस का कॉन्फ्लिक्ट। अब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 1931 वाले में गांधी जी जब भाग लिए थे तो इस समय मैकडोनाल्ड जो हैं वह प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के, ब्रिटेन के हैं। और इन्होंने अछूतों को, ठीक है, 1909 में जब एक अधिवेशन आया था जिसको क्या बोलते हो आप, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली के बारे में अधिकार दे दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दे दिया गया था। तो उसी इलेक्टोरेट को लेकर के अंबेडकर भी यहाँ पर अछूतों के लिए
एक मांग करते हैं और यहाँ पे ब्रिटेन की सरकार द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है अछूतों को, ठीक है, जिसमें यह कहा जाता है कि अछूतों के पास 2 वोट का अधिकार होगा, एक वो जनरल कैंडिडेट को वोट देंगे और एक वो अपने कैंडिडेट को वोट देंगे, ठीक है। इस तरीके की सिस्टम की बात की गई थी और इसी का गांधी जी विरोध कर रहे थे। गांधी जी का तर्क यह था कि इससे हिंदू समाज टूट जाएगा, हिंदू समाज में बिखराव आएगा। मैंने बताया था कि गांधी जी कंप्लीट रूप से हिंदूवादी नेता थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नास्तिक नहीं थे, वह हिंदूवादी नेता थे। तो उन्होंने हिंदू धर्म का यहाँ पे समर्थन किया, इसी को लेकर के आलोचना किया जाता है और उन्होंने कहा कि इससे हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म आपस में टूट जाएगा, इसलिए अछूतों को यह अधिकार मिले यह मुझे पसंद नहीं है। इसी को लेकर के वह धमकी दे करके लौटे थे। धमकी दे करके जब वो लौटते हैं इसीलिए उनको पुणे के एयरपोर्ट पे गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ वो आते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। इसी को लेकर के फिर क्या होता है कि अंबेडकर और गांधी के बीच में 24 सितंबर मैंने बताया 1932 को पूना के जेल में पूना पैक्ट होता है, ठीक है। तो यह चीज़ें भी गांधी जी के आलोचना के रूप में जानी जाती है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी, ठीक है। उसके बाद आते हैं यदि अच्छा मान लो कि इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है, तो आप क्या करो कि गूगल में जाओ और वहाँ पे गांधी संपूर्ण वाङ्मय भी डाउनलोड करो और अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय भी डाउनलोड करो और उसमें आप वॉल्यूम नंबर 16 में जाना और वॉल्यूम नंबर 16 में जाओगे, उस किताब का नाम है कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया, यह किताब है, ठीक है, यही किताब है, वॉल्यूम नंबर 16। आप पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसमें जाना और उसमें कांग्रेस की घृणित चाल करके, ठीक है, एक चैप्टर है, उसमें जा करके आप इसको पढ़ सकते हो, आपको हूबहू वहाँ पर मिल जाएंगे। अब आते हैं अब हम लोग तीसरे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और गांधी और अंबेडकर के बीच का ही वह कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, उससे पहले आप यह जान लो कि एक कॉन्फ्लिक्ट चला था गांधी और सुभाष के बीच, ठीक है, गांधी एंड सुभाष के बीच। यह क्या था, क्योंकि 1938 में, ठीक है, 1938 में गांधी जी जब हरिपुरा में, है ना, हरिपुरा में, और 1939 में त्रिपुरी में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और उस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुन लिया गया और गांधी जी अपने तरफ से कैंडिडेट के रूप में खड़ा किए थे किनको, पट्टाभी सीतारमैया को, ठीक है, किनको, पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने खड़ा किया था और जीत कौन गए, उनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे सुभाष चंद्र बोस। तो इसको लेकर के गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में काफ़ी दिन तक कॉन्फ्लिक्ट जोन भी तैयार हुआ, कॉन्फ्लिक्ट भी रहा। उसके बाद दोनों के बीच फिर बातें वगैरह होने लगी थी। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट कुछ मनमुटाव नहीं था, आइडिया को लेकर के कुछ डिफरेंसेस थे। उसके बाद आते हैं हम लोग, एक कॉन्फ्लिक्ट जोन तैयार हुआ, वह हुआ वर्ण व्यवस्था को लेकर के, ठीक है, वर्ण व्यवस्था को लेकर के। अब गांधी जी 1921 में, ध्यान रखना, इसको एकदम डेट के साथ पढ़ो हिस्ट्री, तभी मजा आएगा। गांधी जी 1921 ईस्वी में एक पत्रिका लिखते हैं और उस पत्रिका का नाम है नवजीवन, जो कि गुजराती भाषा में छपता है। उस 1921 वाले पत्रिका में वह बात करते हैं और उन्होंने कहा है कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से समाज में संयम आता है। जाति व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था समाज की सबसे खूबसूरत चीज़ है, ठीक है। आपको यकीन नहीं है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप वॉल्यूम नंबर 16 डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खोलिए, पेज नंबर 282 में जाइए और नीचे में जाइएगा, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से यदि आपको दिख रहा है तो आप इसको देख सकते हो। इसमें उन्होंने क्लियरली बात कहा है और कहा है कि मुझे विश्वास है कि हिंदू समाज आज तक इसी कारण जीवित रहा है कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। और अंबेडकर वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, गांधी वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर रहे थे। तो अब देखो, इसी को लेकर के गांधी जी की आलोचना भी की जाती है। अब यही गांधी 1944 ईस्वी में, ठीक है, 1944 से 48 के बीच का जो फेज है गांधी का, यहाँ से गांधी कंप्लीट रूप से जाति व्यवस्था का विरोध करना शुरू करते हैं। लेकिन बाकी के शुरुआती लाइफ जो है 1944 तक, यानी 1943 तक, 1869 से लेकर के 1943 के बीच का जो गांधी का लाइफ है, उस दौर में वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। गांधी जी बहुत बड़े हिंदूवादी थे और वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। तो 1969 से लेकर
लेकर 1943 के बीच में उन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। यहीं तक नहीं, उसके बाद एक और जो कॉन्फ्लिक्ट जोन हुआ उसको मैं बताऊंगा तो आप माथा पीट लोगे। अब उन्होंने और एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि जो समाज वर्ण व्यवस्था का सृजन कर सकता है उसे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसमें अनोखी संगठन क्षमता है। वो कहते हैं कि जिस किसी भी समाज में यदि वर्ण व्यवस्था है तो उस समाज में एक संगठन क्षमता, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशनल पावर बहुत ही स्ट्रांग होगा। उसके बाद उन्होंने कहा, स्टेटमेंट में पढ़ के बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे कितने भी वीडियो देख लोगे इस तरीके से आपको स्टेटमेंट पढ़ करके और ओरिजिनल जो चीज़ें हैं लोग आपको जन्म और उनके कार्य के बारे में ही पढ़ाते हैं। आप कॉन्फ्लिक्ट जोन पढ़ोगे तो आप डिस्क्रिप्टिव जब आंसर लिखोगे किसी भी मेंस एग्जामिनेशन में तब आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, दूसरा नंबर, ठीक है। अब देखो पहले ही मैंने बता दिया हूँ, यह लेख 1921-22 नवजीवन गुजराती भाषा में गांधी जी के द्वारा लिखा गया संपादकीय भाषा का हूबहू, ठीक है, हूबहू, यहाँ पे कोई भी चीज़ें मिक्स नहीं की गई है, ना ही अंबेडकर के द्वारा ना ही मेरे द्वारा। गांधी जी कहते हैं कि स्वराज्य के बीज यानी स्वराज्य के बीज वर्ण व्यवस्था में उपलब्ध हैं। विभिन्न जातियां सैनिक डिवीजन की भांति इसके विभिन्न वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ण सैनिक डिवीजन की भांति पूरे समाज के हित में काम करता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए सदाबहार साधन मौजूद हैं। प्रत्येक जाति अपने बच्चों को अपनी जाति में शिक्षित करने की जिम्मेदारी लेती है। जातियों का राजनीतिक उद्देश्य है, कोई भी जाति अपनी प्रतिनिधि सभा में अपने प्रतिनिधि चुनकर भेज सकती है। तो इस तरीके की बातें जाति व्यवस्था के समर्थन में इन्होंने कही है। उसके बाद एक बात और कही, वह बात है कि जाति प्रथा संयम का, ठीक है, जाति प्रथा संयम का ही दूसरा नाम है। जाति मनोरंजन पर निर्धारित करनी है, ठीक है, जाति मनोरंजन पर सीमा निर्धारित करता है, वह जातीयता की सीमा का उल्लंघन नहीं करता। विभिन्न जातियां रोटी बेटी के व्यवहार पर पहले से ही जाति बंधन से मुक्त है, ठीक। उसके बाद और स्टेटमेंट सुनिए, इन्होंने कहा है कि जाति प्रथा एक प्राकृतिक विधान है। आप सोचो, आप यह तर्क सुनकर के माथा पीट लोगे। यह कह रहे हैं कि जाति प्रथा एक प्राकृतिक विधान है, नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल लॉ है। लेकिन आपको पता होगा कि जाति व्यवस्था नेचुरल लॉ नहीं है, वह हम लोगों ने बनाया है और वह बिल्कुल ही गलत है। यदि आप वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर रहे हो और जाति व्यवस्था का विरोध कर रहे हो तो यह बहुत हास्यास्पद बात है। क्यों? क्योंकि वर्ण व्यवस्था से ही जाति व्यवस्था निकली है और आज की जो जाति व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था का ही कालांतर रूप है, उसी से परिवर्तित होकर निकली है। इसलिए कोई व्यक्ति यदि वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है और जाति व्यवस्था का विरोध करता है, इसका मतलब वह श्रूड है। अंग्रेजी में एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है SHREW, ठीक है, EWD, श्रूड। श्रूड का मतलब क्या होता है? जो कनिंग टाइप के लोग हैं, जो धूर्त टाइप के लोग हैं, ठीक है, वही इस तरीके की बातें कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि जाति प्रथा एक नेचुरल लॉ है, भारतवर्ष में उसे धार्मिक रूप दिया गया है। अन्य देशों में जहां जाति व्यवस्था की उपयोगिता नहीं समझी गई, वहां की सामाजिक व्यवस्था बिखरी अवस्था में है। अब सोचो कैसा लॉजिक है यार। ये कह रहे हैं गांधी जी की जिस समाज में जाति व्यवस्था नहीं है, ठीक है, वह समाज टूटा हुआ है, वह समाज बिखरा हुआ है। अब आप सोचो कि गांधी जी का आज जन्मदिन है और मैं क्या गांधी जी का आलोचना कर रहा हूँ? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने ही कह करके गया, उनकी की बातें बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था जिस जिस समाज में नहीं है, उन्होंने यूरोप का उदाहरण दिया और बताया कि वह समाज टूटा हुआ है, आपस में बिखरा हुआ है। लेकिन आप गौर से देखना, मेरी बातों को, वीडियो को रोक करके एक बार 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए खुद से भारत के सोसाइटी को ऑब्जर्व करिए। और क्या भारत की सोसाइटी में जाति व्यवस्था है तो वाकई में हम लोग एकजुट हैं? बिल्कुल नहीं एकजुट हैं। हम लोग आपस में बिखरे हुए हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पंथ के नाम पे टूटे हुए हैं। यानी जाति व्यवस्था जहाँ पे रहेगी वहाँ पे समाज बिखरा हुआ रहेगा, वहाँ पे टूटा हुआ रहेगा, वहाँ पे सांगठनिक क्षमता कमजोर होगी, ठीक है, निर्बल होगा वह समाज। आगे आते हैं और इन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था को, अगला पॉइंट, जाति व्यवस्था को नष्ट करके पश्चिमी यूरोपीय सामाजिक व्यवस्था अपनाने का अर्थ होगा हिंदू उन पैतृक पेशों को त्याग दें। अब आप देखो, अजीब लगेगा आपको, कैसा तर्क है यार। अब देखो अगले पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 5, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन तैयार हो रहा है। 5वां पॉइंट यह कहे कि पारंपरिक पेशा, सॉरी माफ करना, पैतृक पेशा, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझो, गांधी जी कह रहे हैं कि भारत के हर एक व्यक्ति को
पैतृक पेशा अपनाना चाहिए। पैतृक पेशा का क्या अर्थ होता है दोस्तों, कि आप अपने जीविकोपार्जन के लिए, आप अपने को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, एक बढ़िया लाइफ जीने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप उन्हीं पेशा को अपनाएं जो आपके पिताजी करते थे। सपोज दैट, मान लीजिए आप किसी एक पार्टिकुलर जाति से हैं और उस जाति का काम कुछ और था एंशिएंट हिस्ट्री में, तो गांधी जी के फिलॉसफी के अनुसार यह है, 1921 की बात बता रहा हूँ। और 1921 में ऐसे नहीं कि गांधी जी बच्चे हैं, आप गांधी जी की उम्र देख सकते हो। 1921 में गांधी जी की उम्र कितना हो जा रही है, 1869 से लेकर के जोड़ लो, 21 साल इधर और उसके बाद 31 साल इधर, गांधी जी कुल 52 साल के हैं। ठीक है, तो आप यह भी नहीं बोल सकते हो कि गांधी जी की अभी उम्र कम है और इनको समझदारी नहीं है। नहीं, गांधी जी 52 ईयर्स ओल्ड। अब देखो कि 52 ईयर्स के व्यक्ति यह बात कर रहे हैं कि पैतृक पेशा जरूरी है, पैतृक पेशा ही अपनाया जाना चाहिए। तो मान लो कि कोई एक लड़का है, वह पार्टिकुलर किसी जाति से आता है और वह जाति का, मान लो कि वह जाति से धोबी है, ठीक है, और धोबी का पैतृक पेशा क्या है, कपड़ा साफ करना। तो गांधी जी के फिलॉसफी के अनुसार यह है कि वह जब धोबी का बेटा जब अपने व्यापारिक जीवन की शुरुआत करे, अपने आर्थिक जीवन की शुरुआत करे, वह किसी पेशा को अपनाए तो उसे कपड़ा ही साफ करना चाहिए। तो पैतृक पेशा का यही अर्थ है, जो कि आप देखोगे कि पूर्णतः गलत है। आप यदि एक अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज़ का समर्थन कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैतृक पेशा अपनाएगा तो हर व्यक्ति वैसे ही रह जाएगा, उसका काम ही नहीं बदलेगा। लेकिन देखो रिडिकुलस चीज़ क्या है कि गांधी जी बाईकास्ट बनिया हैं, बाईकास्ट पंसारी हैं, जिनका काम मूल तौर पे भारत में बांटा गया है ट्रेड करना, है ना, ट्रेड करना, व्यापार करने की बात की गई है। ठीक है, इस जाति का काम है, यह वैश्य जाति है और इनका काम है व्यापार करना, है ना, पैतृक पेशा यही है, पारंपरिक पेशा यही है। लेकिन गांधी जी के फादर क्या थे, क्या वो व्यापार करते थे? नहीं करते थे। क्या करते थे? वो दीवान थे, काठियावाड़ रियासत के प्रधानमंत्री थे। तो कायदे से यदि पैतृक पेशा अपनाने की बात करते हैं गांधी, तो सबसे पहले उनको सवाल अपने फादर से ही उठाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पैतृक पेशा नहीं अपनाया था, बल्कि पैतृक पेशा के खिलाफ जा करके वह प्रधानमंत्री और राजकोट का उन्होंने दीवान बना था, पोरबंदर का वो दीवान बन के रह रहे थे, जिसका कानून व्यवस्था संभालना काम था। तो आप देखोगे कि कितने यह धूर्तता वाली बातें हैं। अब इसी से देखो कि गांधी जी अपने कास्ट को लेकर के यदि पैतृक पेशा की बात सभी के लिए करते तो गांधी जी को खुद के लिए भी करना चाहिए था। लेकिन गांधी जी ने मैट्रिक की पढ़ाई के बाद श्यामलाल कॉलेज भावनगर से उन्होंने इंटर की पढ़ाई की। उसके बाद वह कहाँ चले गए? लंदन चले गए। किस लिए गए थे दोस्तों? लॉ की पढ़ाई के लिए। तो क्या पैतृक पेशा अपनाते गांधी तो क्या वो लॉ की पढ़ाई करने जाते इंग्लैंड? नहीं जाते। तो जब वो लॉ की पढ़ाई कर करके जब लौट रहे हैं तो फिर उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो पैतृक पेशा के खिलाफ पढ़ाई करके आए और फिर वह लोगों के लिए पैतृक पेशा को अपनाने की बात कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। इसी को लेकर के गांधी और अंबेडकर के बीच में बहुत भयानक कॉन्फ्लिक्ट चला है। हमेशा आप देखोगे हिस्ट्री में गांधी अंबेडकर के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट हैं। और लास्ट में आप देखो कि 1955 का इंटरव्यू जब मैं बताऊंगा अंबेडकर का, तो उस समय अंबेडकर का स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। उसके बाद आगे आते हैं छठे नंबर पे, जहां पे आलोचना होती है, और वह आलोचना है कि यह अंतर्जातीय भोज का विरोध करते थे। देखो ध्यान रखना, अंतर्जातीय भोज का विरोध करते थे। ये सारी बातें 1944 के पहले, 1944 से गांधी जी कहेंगे कि हम अंतर्जातीय विवाह में ही भाग लेंगे, अंतर्जातीय भोज होना ही चाहिए समाज में। यह 1944 में जाकर के कहते हैं। उससे पहले वह इस तरीके की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि 1921 में वह कह रहे हैं कि भारत के समाज में अंतर्जातीय भोज नहीं होना चाहिए। मतलब कि दो जाति का व्यक्ति एक साथ बैठ करके सामूहिक रूप से भोजन नहीं कर सकता है, जैसा कि आज आप लोग करते हो। तो आप बोलो गांधी जी यह बोलते हैं कि उससे सामाजिक विषमता आती है, लेकिन आप सोचिए कि क्या वाकई में अंतर्जातीय भोज से सामाजिक विषमता आती है या सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न होता है? आप अपने अपने विचार को अपने अपने मन में सोचिएगा एक बार। और आप देखिए कि गांधी जी अंतर्जातीय भोज का विरोध कर रहे हैं और दूसरे तरफ बात कर रहे हैं सामाजिक समरसता लाने की। तो देखिए किस तरीके से हाथी के दो दांत, एक खाने के और एक दिखाने के, दो अलग अलग बातें हैं, दोनों में विरोधाभास है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो अंतर्जातीय भोज का यह विरोध करते हैं, कहते हैं कि दो जाति के लोग एक साथ भोजन नहीं करें।
उसके बाद इन्होंने एक अगली बात कही, और यह 1921-22 की ही बात है। आप इसको देखो, आपको थोड़ा सा यह हास्यास्पद लगेगा और निश्चित तौर पे आपको लगना ही चाहिए। देखो मैंने यह दिखा रहा हूं मैं आपको, यह देखिए, यह 5वां नंबर पॉइंट है, पेज नंबर 283। आप देखिए इसको, आप वीडियो रोक करके देखना, ठीक है। उसके बाद आओ देखो, बात करते हैं हम लोग अंतरजातीय विवाह के बारे में इनका क्या मानना था, ठीक है। अंतरजातीय विवाह का भी विरोध करते थे दोस्तों, ठीक है। यह कहते थे कि दो जाति के लोगों के बीच में विवाह नहीं होनी चाहिए, किसी भी शर्त पे विवाह नहीं होनी चाहिए। यह पूरा का पूरा विरोध करते थे कि अंतरजातीय विरोध से समाज टूटेगा, अंतरजातीय विवाह से समाज टूट जाएगा, समाज में बिखराव आ जाएगा, हिंदू समाज टूट जाएगा। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, अंतरजातीय विवाह से आज सामाजिक समरसता आ रही है। लेकिन गांधी जी न जाने ऐसी क्यों बातें कर रहे थे 1921-22 में, अब तो ये गांधी जी ही बताएंगे। आगे आते हैं, अब 1925 के बारे में बात करते हैं। 1925 में भी इन्होंने लेख लिखा था, और 1925 में भी गांधी जी वर्ण व्यवस्था का समर्थन किए थे, और उन्होंने इस तरीके की बातें कही थी। मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि वर्णों का विभाजन जन्म पे आधारित है, ठीक है। मैं विश्वास करता हूं कि वर्णों का विभाजन जन्म पे आधारित है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था में कोई ऐसी बात नहीं है जो शूद्रों को विद्या अध्ययन अथवा सैनिक युद्ध कला सीखने से वंचित करती हो। आप देखोगे कि जब आप हिंदू टेक्स्ट पढ़ोगे, वैदिक टेक्स्ट पढ़ोगे, तो ऋग्वेद के 10वें नंबर श्लोक में बताया था मैंने, कि नहीं बताया आपको, मतलब वैदिक काल जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप ध्यान रखना, यदि आप इतिहास पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि 10वें नंबर श्लोक में वहां पर वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की गई है, और बताया गया है कि समाज में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उनके अलग अलग काम हैं। तो लेटर वैदिक से पहले यानी ऋग वैदिक में यह पेशा पर आधारित है, आपके टैलेंट पे आधारित था, लेकिन लेटर वैदिक से यह आपके जन्म पे आधारित हो जाता है, जो कि आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है समाज के लिए। तो यह कह रहे हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि वर्ण व्यवस्था जन्म पे आधारित है, और देखोगे कि उस टेक्स्ट में बात की गई है कि शूद्रों को और महिलाओं को ज्ञान प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी बातें मनुस्मृति में भी कही गई है। लेकिन गांधी जी पता नहीं यहाँ पर किस लॉजिक के साथ यह बात कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था में ऐसी कोई बातें नहीं कही गई है, लेकिन आप पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर यह बात कही गई है। उसके बाद आते हैं कि गांधी जी कहते हैं वर्ण व्यवस्था जीविकोपार्जन से संबंधित है, इसमें कोई हानि नहीं है। कह रहे हैं कि यदि किसी एक वर्ण का आदमी दूसरे वर्ण की कला और व्यवसाय के विषय में ज्ञान प्राप्त करके उसमें पारंगत हो जाता है, परंतु जहां तक धनोपार्जन का संबंध है उसे अपने ही वर्ण का व्यवसाय अपनाना ठीक होगा। अब आप देखो, कह रहे हैं कि यार आप किसी एक पर्टिकुलर जाति से हो और आपका जो काम है, आप दूसरे, मान लो कि एक, मैंने बताया ना धोबी का उदाहरण दिया, और उनका कहना है कि धोबी है, ठीक है, और धोबी पढ़ करके MBBS कर करके मान लो कि डॉक्टरी का पढ़ाई कर लिया, डॉक्टर बन गया, ठीक है, डॉक्टरी का पढ़ाई कर लिया। लेकिन कह रहे हैं कि धोबी यदि पैसा कमाना चाहता है, यदि वो जीविकोपार्जन के लिए पैसा कमाना चाहता है, तो उसको अपना पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए, मतलब कपड़ा साफ करके ही उसको कमाना चाहिए। कपड़े साफ करने से जो पैसे आए उसी से उसको परिवार चलाना चाहिए। इस तरह की बातें 1925 ईस्वी में गांधी जी कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं, वर्ण का अर्थ है मनुष्य के जन्म लेने से पहले उसके व्यवसाय का निर्धारण। देखिए कितने खतरनाक स्टेटमेंट हैं। उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी मशीनीकरण का विरोध करते थे। देखो यह सब आलोचना में है। जैसे आप जब मेंस का एग्जाम दोगे या फिर आपको डेप्थ नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं गांधी जी का कोई विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी का कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो बात सच है वो सच है, वो आपको जानना चाहिए। गांधी जी ने मशीनीकरण का विरोध किया था, ठीक है, मशीनीकरण का विरोध किया था। अब आप देखो कि इसका कितना बड़ा रोल है। मशीनीकरण का विरोध करते हैं तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन तैयार होता है। देखिए गांधी जी ने मशीनीकरण का विरोध किया। अब मशीनीकरण कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले ध्यान रखिए कि मशीनीकरण 16वीं शताब्दी में पहली बार पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हो रही है, और वहाँ पे नए नए तरीके के औजार, नए नए तरीके के मशीन का डेवलपमेंट हो रहा है, और वहाँ पे मजदूरों का काम छीन लिया गया। वहाँ पे औद्योगिक श्रमिकों की संख्या बढ़ गई अचानक से,
जो मजदूर काम कर रहे थे वो मजदूरों के सारे काम मशीन करने लगे, बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार हुआ। लेकिन भारत में उस दौर में क्या हुआ कि गांधी जी जैसे नेता ने मशीनीकरण का विरोध किया और गांधी जी ने कहा कि नहीं, जो आपका परंपरागत हस्त कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग थे, उसी को उन्होंने प्रमोट करने की बात कही। तो ब्रिटेन के लोग भारत से कच्चा माल ले जाते थे और अपने यहाँ उस माल से उस वस्तु को तैयार करते थे और उस माल को ला करके भारत में बेचते थे। तो भारत उनके लिए एक बाजार था। आप देखो कि जितने भी उनके उपनिवेश थे वह उनके लिए बाजार का काम करते हैं। तो मशीनीकरण के बाद जब वो कपड़े बनाकर भारत लाते हैं और भारत के मार्केट में जब बेचते हैं तो भारत का जो हस्त कुटीर उद्योग है उसका निश्चित रूप से पतन होना स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि भारत के नेता मशीनीकरण का विरोध कर रहे थे। यदि भारत के नेता उस समय मशीनीकरण का समर्थन करते, उसे स्वीकार कर लेते और भारत में भी औद्योगिकरण होता तो आज भारत की स्थिति यह नहीं होती। तो उस समय में मशीनीकरण का विरोध किया गया, इसीलिए हमारे यहाँ औद्योगिक विकास नहीं हुआ, मशीन का डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम लोग साइंस एंड टेक के फील्ड में वापस पीछे चले गए, हम लोग दुनिया के साथ नहीं चले, हम लोग अपने परंपरागत चीज़ों में भरोसा किए, अपने अतीत से ज़्यादा लगाव किए, उसी पर ट्रस्ट किए। इसी वजह से हमारे यहाँ औद्योगिक विकास बहुत कम हुआ और हमारी स्थिति और दयनीय होती चली गई और फाइनली हमारे हस्त कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। उसके बाद उन्होंने यह जो लेख लिखा है, यह कहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, इसका भी मैं प्रमाण देता हूँ। मशीनीकरण का विरोध 1931 ईस्वी में गांधी जी ने यंग इंडिया, माफ़ करना उस समय बताया नहीं था, यंग इंडिया भी गांधी जी का एक पत्रिका था, ठीक है, इसको भी याद कर लेना। 1931 ईस्वी में यंग इंडिया में वह एक एडिटोरियल लिखते हैं, संपादकीय लिखते हैं और उस एडिटोरियल में वह मशीनीकरण का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं वह स्टेटमेंट में पढ़ के आपको बताता हूँ। वह कहते हैं, मेरा उत्तर यह है कि यदि मशीनें पूर्णतया नष्ट कर दी जाती हैं तो मैं इसे कोई परेशानी नहीं समझूंगा और नहीं इसे कोई संकट मानूंगा, ठीक है। इस तरह की बातें गांधी जी कर रहे हैं कब, 1931 ईस्वी में 19 जनवरी, आपको एग्जैक्ट डेट जानना है ना, 19 जनवरी को आप जाओ गूगल पे, कहीं पे विकिपीडिया पे, ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया पे, कहीं पे भी जाओ, आप प्रमाण जुटा लो और 19 जनवरी 1931 का यंग इंडिया का लेख उठा करके देखो, गांधी जी ने मशीनीकरण का विरोध किया है। उसके बाद चलो यह बातें तो हो गई और एक लास्ट बातें मैं बताना चाहता हूँ और वह बात यह है कि वह विरोध करते थे किस चीज़ का, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का विरोध करते थे। यह लास्ट पॉइंट है। वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा सा, आप वीडियो को पॉज कर करके रोक करके देखना, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। आपको तो निश्चित तौर पे पूरा देखना चाहिए। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का यह विरोध करते थे क्योंकि गांधी जी टिपिकल हिंदू थे और जो व्यक्ति टिपिकल हिंदू होगा, टिपिकल किसी भी रिलीजन का होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी रिलीजन का हो, तो वह वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपोज करेगा। गांधी जी भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का अपोज करते थे। और लेकिन आप देखोगे कि गांधी जी खादी कपड़ा अपनाने से पहले, ठीक है, ये उन्होंने जो एक वस्त्र अपनाया था उसको अपनाने से पहले गांधी जी कंप्लीट रूप से वेस्टर्नाइज थे। गांधी जी हैट लगाते थे, गांधी जी ड्रेस पहनते थे, कोट पहनते थे, पैंट पहनते थे, इस तरीके की बातें थी। बाद में उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन का उन्होंने विरोध किया और यहाँ तक कहा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमारे सभ्यता को नष्ट कर देगी। और ये बात भी कहीं तक यदि आप सभ्यता के अकॉर्डिंग जाओगे तो यह बातें आपको सही भी प्रतीत होगी, ठीक है। तो वह मॉडर्नाइजेशन के, जैसे आज के दौर में देखोगे आप कि आपको लगता है कि आप अपने परंपरा को अपनाए हुए, लेकिन आपके दैनिक जीवन में सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक बीच में जितने भी क्रियाकलाप करते हैं उसमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन का आप गौर करके अभी कभी देखिए, एक दिन 24 घंटे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है और आप वेस्टर्न लाइफ जी रहे हैं। आप इसको भले स्वीकार करें या ना करें, लेकिन पश्चिमी सभ्यता का आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार है, आप सबसे ज़्यादा उसको प्रमोट कर रहे हैं। आप जीन्स से लेकर के तमाम चीज़ें, जो फ़ोन वगैरह सारा चीज़ यूज करते हैं, बातें करते हैं, वो सब के सब पश्चिमी सभ्यता की ही देन है। तो इस तरीके की बातें थी दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप इसको आराम से करके देखना। 1 घंटे का वीडियो हो गया है, 1 घंटे 7 मिनट का, तो एक एक करके 20 मिनट 30 मिनट कर करके आराम से देखना। नोट्स बना लीजिएगा आप इसको ज़रूर, क्योंकि यह आपको मॉडर्न इंडिया वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और अभी चूंकि आप एग्ज़ाम इस बार देने जा रहे हो, 9 तारीख को एग्ज़ाम है, तो उससे पहले वीडियो
देख लेते हैं तो बहुत सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपके दिमाग में। आप पीटी हो, मेंस हो, किसी भी तरीके का कोई एग्जामिनेशन हो, आप फाड़ के रख दोगे। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। यह व्यक्ति विशेष सीरीज हमेशा चलता रहेगा। आज गांधी हैं तो कल किसी और फ्रीडम फाइटर पे हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को एंड करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं उनके साथ, उसके साथ साथ जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, या फिर वैसे स्टूडेंट जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पज से नहीं पढ़ते हैं लेकिन उनको इतिहास में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आप उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ज्वाइन मी। बाय बाय, टेक केयर।